मेजर आर्या ने यह कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लबैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे थे, वो हिंदुस्तानी तो ही थे। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी सुनेंगे। हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज किया और दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा। जय हिंद, जय अखंड भारत। स्वागत है आप सबका दी तथ्य में। हम अगर देखें स्थिति, पाकिस्तान में भयंकर दंगे चल रहे हैं लगभग पिछले 5-6 दिनों से, और इसी भयंकर दंगों में करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, जल के राख हो गई, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। कोरोना की वजह से जो मरीज थे उसमें कई ज़्यादा लोग मारे तक गए कोरोना के, प्लस पुलिस वाले मारे गए। कितने पुलिस, अभी 6 पुलिस वाले जो किडनैप थे अभी तक वो भी आए नहीं हैं बाहर। उधर संसद में शेख रशीद बोल रहे हैं कि नहीं हम इनके साथ में बैठ के बात करेंगे। इमरान खान आके बोल रहा है कि नहीं ये तो इनसे फ्रांस से पंगा लेना गलत है, हम नहीं लेंगे। इस सब के बीच में फ्रांस साइलेंट है, और फ्रांस का अगर हम देखें तो मैक्रोन की तरफ अगर एक ट्वीट के अलावा फ्रांस का कुछ भी रिस्पांस इस पर नहीं आया है। फ्रांस का रिस्पांस नहीं आया है एक ट्वीट के अलावा, क्योंकि मैक्रोन का डायरेक्ट रिस्पांस कुछ भी नहीं आया, उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। लेकिन अंदर ही अंदर एक प्लानिंग जो है फ्रांस कर रहा है, और जिसमें फ्रांस और भारत का जो जॉइंट ऑपरेशन है, हालांकि भी चीज़ ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि फ्रांस और भारत मिलकर पाकिस्तान में करवा रहा है दंगे। इस पर हम ये वीडियो देखते हैं। वही देखिए, आप सबको पता है बहुत अच्छी तरह, जब 27 सितंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में बात की, सुनाया आपने सुनाई भी, और उससे पहले इतनी इफेक्टिवली किसी हेड ऑफ स्टेट ने कभी भी नहीं किया। आप यूट्यूब सबके सामने हैं, हिस्ट्री के सारे यहाँ पर 3-4 जो लोग बैठे हुए हैं, दे ऑल नो अबाउट हिस्ट्री वेरी वेल। कभी किसी ने ये इसको इतनी इम्पोर्टेंस दिलवाने की कोशिश नहीं की, इस मुद्दे को दुनिया के सामने। उसके बाद जब आपको याद होगा फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कुछ रिमार्क्स दिए, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए, जिसके ऊपर फ्रांस में थोड़ा सा उसका रिएक्शन भी आया, आपको याद होगा, डिप्लोमेटिकली। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खतूत भी लिखे तमाम हेड्स ऑफ स्टेट। मेरा सवाल ये सब कुछ किया वज़ीर आज़म ने, लेकिन किसी ने लबैक नहीं किया। मैं सवाल थोड़ी देर के लिए एर्दोगान की तरफ से बिल्कुल टर्की की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आई, या जब प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया में महातीर वो स्टेटमेंट देते थे। लेकिन जितना पैशनेटली, जितना कंसिस्टेंसी के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फॉलोअप किया, मुस्लिम वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। ये इशू ही नहीं है क्या मुस्लिम दुनिया के लिए? मेरे ख्याल में इशू है, लेकिन ये सारी जगहों पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस इशू को लड़ाई झगड़े से या अटैक करके या बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करके मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होकर इस हवाले से यूरोपियन यूनियन के सामने अपना केस तो रख सकती है, बिल्कुल रखना चाहिए। और इसी की प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कोशिश की, आज भी उन्होंने अपने खिताब में यही कहा कि वो कंसिस्टेंटली इस पे एफर्ट कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मुझे पता है कि वो ये नहीं कि आजकल पिछले एक पूरे साल में जब भी किसी मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट के साथ उनकी मुलाकात होती है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है उनकी डिस्कशन के एजेंडा में कि हम किस तरीके से वेस्ट को बावर करवाएं। इसी तरह से जब भी उनकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है और जहाँ मौका उन्हें मिलता है, वो इस चीज़ को ज़रूर लेके आते, वो यूनाइटेड नेशंस के फोरम हो या किसी मुल्क का विजिट हो। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं बदकिस्मती से कि हम ये नहीं समझ रहे कि एक चीज़ हम अगर अपने मुल्क में शिद्दत फैलाएंगे, अपने मुल्क में गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है उसका रिक्शा जला देंगे, एक बंदा जो अपनी छोटी मोटी दुकान चलाता है उसकी दुकान जला देंगे, तो उससे फ्रांस को क्या फ़र्क पड़ना है? फ्रांस ने सिर्फ एक ही काम करना, उन्होंने हमारी वो बड़ी सारी तस्वीर अगले दिन उनके लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट होनी है, और उन्होंने पाकिस्तान को स्टैंप कर देना है एक शिद्दत पसंद मुल्क। अब फ्रांस के अंदर 40 लाख मुसलमान रहते हैं, फ्रांस के अंदर कोई मुझे सुनने में आया कि हज़ारों मस्जिदें, 5 to 6 मिलियन जी, फ्रांस के अंदर हज़ारों मस्जिदें हैं। अब अगर हम फ्रांस के वजीर को कहते निकल जाएं
कल वो अगर उन 40 लाख मुसलमानों को कहें कि फ्रांस से निकल जाएं, वो कहाँ जाएंगे मुसलमान? पाकिस्तानी ओरिजिन के भी बहुत। अच्छा, उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के भी बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर वो जो हजारों मस्जिदें हैं, छोड़ दें मुसलमानों को, तो वह नाउज़ुबिल्लाह अगर वो कहें कि अब आपने मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी, आपकी मस्जिदें बंद हैं, तो हमारे मुसलमान कहाँ जाएंगे वहाँ नमाज पढ़ने के लिए? तो ये किसी एक शख्स के जुर्म का आप पूरी सोसाइटी को कभी भी सजा नहीं देते। किसी एक बस्ती में एक शख्स के जुर्म का पूरी सोसाइटी में और उसमें बसने वाले दूसरे लोगों को आप सजा नहीं देते। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। हमारे पाकिस्तानी आप ही लोगों के बहन भाई बहुत सारे वहां रहते हैं, हाँ। बहुत सारे, तो इसमें आपको बहुत ही डेलिकेट तरीके से, एक मुख्तलिफ तरीके से एंगेज होकर करना है। मैं क्विकली आखिरी बात बता दूं कि ये जो कल से जो कुछ हुआ, लॉर्ड साहब से फिर आप बात कीजिएगा, आप ये देखिए कल से जो कुछ हुआ उसमें किस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने फायदा उठाने की कोशिश की गई। जो हैशटैग चलाए गए, बिल्कुल हैशटैग चलाए गए, वो सिविल वॉर इन पाकिस्तान के चलाए गए, और वो 4 लाख में से 70% वो जो ट्विटर अकाउंट थे वो आपको समझाने के लिए, फेक नहीं, उन वर्डिंग तो आप फेक ही कहेंगे, लेकिन लोगों के समझने के लिए कि वो कंप्यूटर जनरेटेड ट्वीट थे, वो इंसान जनरेट नहीं कर रहे थे। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्वीट थे, ताकि आप, और सिर्फ जो जमात है, आपको पता है कि उसके कितने लोग थे, जो कितने ट्विटर अकाउंट थे जो ट्वीट कर रहे थे? जैसे एक जमात का ये सारा हवा है, 1200 लोग सिर्फ, टोटल 1200। बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो या इंडिया से ऑपरेटेड थे और या फिर चंद मासूम पाकिस्तानी जो गेट ड्रिवन हो जाते हैं। मुझे ये बात समझ आती है, जो प्रिंसिपल चीज़ है जो प्रोफेसर आदिल नजम कह रहे हैं, कि चूंकि ज़्यादा रद्द अमल सड़क पे होता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी हद तक इंडोनेशिया में हो जाता है, कुछ होता है थोड़ा बहुत तुर्की में, इसीलिए यहाँ की हुकूमतों के लिए ज़्यादा मसला है। ये मसला ही नहीं है सऊदी अरब के लिए, मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए, अल्जीरिया के लिए, ट्यूनीशिया के लिए, उनके लिए मसला ही नहीं है। मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, कुछ नंबर्स रखता हूँ, ताकि हमारे लोग जो बहुत कई दफ़ा इस चीज़ को बड़े नैरो एंगल से देखते हैं उनको समझ आए। सऊदी अरेबिया को फ्रांस जो चीज़ें बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, जो सऊदी अरेबिया ख़रीदता है फ्रांस से, वो 2019 में उन्होंने $3.34 बिलियन की खरीदी। ठीक है, ये 3 बिलियन से ज़्यादा, 3 बिलियन से ज़्यादा। जो टर्की है वो भी ऐसे बिलियंस में, वो 12वें नंबर पे उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट खरीदने वाला टर्की है। वो तो है यूरोप के साथ। अगर आप दूसरे नंबर ले लें तो सिर्फ फरवरी के महीने में, सिर्फ ये फरवरी का महीना जो गुजरा है, सऊदी अरब ने जो इम्पोर्ट की है वहाँ से, फ्रांस ने एक्सपोर्ट किया सऊदी अरब को, वो 214 मिलियन यूरो से बढ़ के 239 मिलियन यूरो एक महीने में। जिस टाइम हम गमो गुस्सा दिखा रहे हैं, उस टाइम सऊदी अरेबिया और माल खरीद रहा है उनसे। आगे चलते हैं, आपके सामने कुछ नंबर रखते हैं। अल्जीरिया जो है, उनकी एक महीने की जो इंपोर्ट है वहां से जो खरीदते हैं वो फ्रांस से, वो 452 यूरो है। मलेशिया 452 मिलियन, 452 मिलियन यूरो, बिल्कुल सही, तकरीबन आपने करेक्ट किया, 452 मिलियन। मलेशिया जो है उसकी 22 करोड़ डॉलर, ये अब मेरे पास डॉलर्स में अगली फिगर्स हैं। इजिप्ट की 20 करोड़ डॉलर्स, इंडोनेशिया की 15 करोड़ डॉलर्स, ईरान की 10 करोड़ डॉलर्स, कुवैत की 6 करोड़ डॉलर्स और पाकिस्तान की 4 करोड़ डॉलर्स। अब इस 4 करोड़ डॉलर को हम खत्म कर देते हैं तो मुझे बताइए क्या फर्क पड़ेगा फ्रांस के ऊपर? जो हम उन्हें बेचते हैं वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल वहां पर जाता है बहुत सारा, फ्रांस में और यूरोप में, और फिर हमारे बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन आपने, हमारे प्रॉफिट ने ही हमें रैशनैलिटी सिखाई है, हमारे प्रॉफिट ने ही हमें ये सिखाया है कि आपने अकल इस्तेमाल करनी, आपने अपनी बात जो है वो तदब्बर से, जुस्तजू के साथ, माइल्ड होकर अगले बंदे को एक्सप्लेन करनी है। जो एक खातून प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, जब वो बीमार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए पूछने के लिए कि आपने मेरे पे कूड़ा क्यों नहीं फेंका। इधर 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 जो साउथ एशिया है, जो इंडिया पाकिस्तान है, यहां पर जो इस्लाम फैला, मेरे बड़े बुजुर्ग तो मुसलमान नहीं थे, सिख थे नेचुरली। जो यहां पर इस्लाम फैला, वो इस्लाम फैला औलिया कराम की जो अच्छा इखलाक था, जो सॉफ्ट तालीमात थी, जो उनका कल्चर था, लाके उन्होंने प्यार से, मोहब्बत से। जो मेन इशू है ना, इसको जरा, तो हमारा मेन इशू है कि हम बहुत ही टनल विजन में देखते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान ने ये कर दिया तो क्या हो जाना है। जब तक पूरी मुस्लिम वर्ल्ड हमारे साथ खड़ी नहीं होती, कुछ नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड में से उस तरह से रिस्पांस नहीं आता। हर दफा मायदा करते हैं, एक दफा फिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पंजाब और आपकी हुकूमत एक मायदा करके, एक ऐसा मायदा जिसमें फिर कोई कमिटमेंट्स करेंगे। पहले गलत मायदा किया कि पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, अब बैन खत्म करना चाह रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री की समरी आ गई है जी पूरी से। देखिए, दो चीज़ें इसमें हमें सबसे पहले ये देखनी है।
सबसे पहले तो जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, तमाम अवाम, कि हमारा किसी का भी मज़हब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी मुसलमान हैं, उनका मज़हब जब तक हमारे दिल में उनकी मोहब्बत अपनी दुनियावी किसी चीज़ से भी ज़्यादा ना हो, मुकम्मल नहीं होता। और हर मुसलमान अपने आप को दूसरे से बढ़ के आशिक़ रसूल समझता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जिस तरीके से जिस दिन से वो हुकूमत में आए उससे पहले पाकिस्तान के जो हुकूमती कॉरिडोर्स थे उसमें इस्लाम का नाम लेना, दीन का नाम लेना, पाकिस्तानियत का नाम लेना थोड़ा मयूब हो चुका हुआ था। जब से प्राइम मिनिस्टर आए उनकी हर तकरीर सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से या उनकी तालीमात से शुरू होती है और ख़त्म होती है। वो पनाहगाह हो, वो लंगर खाने हों, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो कुछ भी हो, मदीना की रियासत। हमें सबको मिलके इस पे काम करना है। हम बहुत अच्छे तरीके से भी अपनी एजिटेशन पहुंचा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी जो नशरियाती टेलीविजन्स हैं, अखबारात हैं, उनको खतूत लिखें पाकिस्तानी लोग, उनको ईमेल्स लिखें। हम अपने स्कूलों में बच्चों के थ्रू सॉफ्ट प्रोटेस्ट करें, हमारी ख़वातीन बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी का रास्ता रोके बगैर, किसी गरीब की रेडी जलाए बगैर, किसी का रिक्शा जलाए बगैर। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को दी तथ्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।